हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गाइस यार कल रिकॉर्ड तो हुआ था वीडियो, बट आई नो दैट आवाज़ क्लियर नहीं थी, पता नहीं कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो गया था, सो आई एम री रिकॉर्डिंग द वीडियो बड़ी एंड ठीक है, हो जाता है समटाइम्स, है ना, इट हैपन समटाइम्स बड़ा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए चलिए तो शुरू करते हैं। ये अमेंडमेंट रिकॉर्ड करना, मेरे को एक बात समझ जाना दोस्तों, हमेशा याद रखना जब बात करें ना अमेंडमेंट से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, है ना। मतलब ये मत समझना कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट डेफिनेटली करना पड़ेगा। मैं बहुत ही क्रिस्प करवा दूंगा आपको अमेंडमेंट, एकदम मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स लगेगा। 1 आवर 15 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली ये पूरे अमेंडमेंट आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे। लाइव लेता तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 3 से 4 घंटे लगते थे, है ना। तो बेटर है कि आपका टाइम सेव हो जाए। अभी एग्जाम टाइम है इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं है, लाइव भी ले सकते थे, ठीक है। चलिए पहला अमेंडमेंट विच इज नॉट दैट रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम प्रोस्पेक्टिव, क्या बोला गया पहले अमेंडमेंट में? गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन चेंज कर दी है। चेंज कर दी मतलब इन्होंने क्या बोला? गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में जो गवर्नमेंट कंपनी बोला है ना, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो कोई डेफिनेशन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ इतना बोला कि सिक्योरिटीज लॉ में गवर्नमेंट कंपनी कौन है, तो गवर्नमेंट कंपनी वो है जो बेसिकली क्या है बेटा आपका जो बेसिकली कंपनीज एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी। और दूसरा क्या बोला, जो अमेंडमेंट आया हुआ है 19(1) में, अमेंडमेंट ये आया हुआ, आपको पता है ना, हमने देखा था कि भैया गवर्नमेंट कंपनी जब भी होती है, जब भी गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं उसमें एग्जम्पशन दे दिया। मैंने आपको LIC का केस भी बताया था कि भाई जब पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात होती है ना, पब्लिक शेयर होल्डिंग, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होती है? 25%, 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है। बट यहाँ सेक्शन 19A में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में लिस्टेड एंटिटी जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनी का पैसा लगा है, उसको एग्जम्प्ट कर सकती है फ्रॉम रूल 19A, जिसमें हम किसकी बात करते थे? मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की। चलो वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। एक तो ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा मुझे लगता है चैप्टर नंबर 10 का अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तीसरा मुझे लगता है बाईबैक वाला अमेंडमेंट का सेपरेट लेक्चर, ये लास्ट टाइम का अमेंडमेंट है, इस बार का नहीं है, वो मैंने सेपरेटली लेक्चर अपलोड करा दिया है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और चौथा एक अमेंडमेंट आपको एंड में मिलेगा। ये 4-5 अमेंडमेंट ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया ना, हमने कर दिया डेजिग्नेटेड बॉडी। देखो कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो गया, ठीक है, और वो झगड़ा पहले क्या होता है, वो झगड़ा खुद सुलझाते हैं, खुद से नहीं सुलझा तो दोस्तों को बीच में लाते हैं, दोस्तों से नहीं सुलझा तो भैया ऑब्वियस ही बात है पेरेंट्स को बीच में लाते हैं और झगड़ा सुलझाते हैं। वैसे यहाँ पे है कंपनी अपना झगड़ा, कंपनी और जो कंप्लेनेंट है ना, कंपनी बोलूं या यहाँ पे एंटिटी बोल देता हूँ, क्योंकि हम स्कोर्स में हम कंप्लेन किसकी कर सकते हैं? लिस्टेड एंटिटी की कर सकते हैं, इंटरमीडियरी की कर सकते हैं। तो कंपनी को अगर कंप्लेंट है तो वो कहाँ जा सकती है? स्कोर्स पे जा सकती है। तो पहला तो दोनों आपस में निपटा लो। अगर वो कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती है तो हम रिव्यू करेंगे, और हम रिव्यू किसके पास जाएंगे? डेजिग्नेटेड बॉडी के पास। तो डेजिग्नेटेड बॉडी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर कंप्लेंट, और उससे भी नहीं हुआ तो हम पेरेंट्स के पास जाएंगे, मतलब कौन? सेबी के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना। अब अमेंडमेंट क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, डेजिग्नेटेड बॉडी कौन है? ये डेजिग्नेटेड बॉडी को मतलब बोलते हैं बीच वाला, मिडल मैन। एक बात बताओ, मैंने कोई फ्लैट खरीदा लेकिन ब्रोकर के थ्रू खरीदा, तो कल को अगर कुछ फ्लैट में दिक्कत आती तो मैं पहले किसको पकड़ूंगा? ब्रोकर को। मैं ब्रोकर को बोलूंगा भाई तेरे को मैंने ब्रोकरेज दिया है, भाई तेरे को मैंने ब्रोकरेज दिया है, मेरा मैटर सॉल्व करवा के दे। वैसे ही यहाँ पे आप ट्रेड करते हो किसके थ्रू करते हो? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो मर्चेंट बैंकर के थ्रू, है ना, रीट के थ्रू। तो इनको बीच में रखना, ये बीच वाले है ना, तो इनको बोलते हैं डेजिग्नेटेड बॉडी। कि जब भी कोई कंप्लेनेंट किसी ही एंटिटी के अगेंस्ट में कंप्लेंट करेगा और वो एंटिटी कंप्लेंट सॉल्व नहीं कर रही है तो आपको बीच में आना पड़ेगा, आपको एज अ मिडल मैन एक्ट करना पड़ेगा। सो जब हम बात करते हैं डेजिग्नेटेड बॉडी की दोस्तों, डेजिग्नेटेड बॉडी में कौन आते हैं? तो सारे के सारे इंटरमीडियरीज को, है ना,
तो लिस्टेड कंपनी आती है, देन उसके बाद में आपके मर्चेंट बैंकर आते हैं, बैंकर टू एन इशू आते हैं, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आते हैं, म्यूनिसिपल डेट कॉर्पोरेशन। मेरा थोड़ा थ्रोट भी बैठा हुआ है इसलिए आवाज अगर खराब आई तो समझना मेरा गला खराब है, माइक का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करके देख लिया है। म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज, डिबेंचर ट्रस्टी, पोर्टफोलियो मैनेजर, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रजिस्ट्रार टू एन इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, वॉल्ट मैनेजर, ये सबको हमने डेजिग्नेटेड बॉडी बोल दिया है। डेजिग्नेटेड बॉडी मतलब बीच वाले, मतलब क्या, अगर मुझे लेट से रिलायंस के पे कंप्लेंट करनी है, रिलायंस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में मुझे कंप्लेंट करनी है, हाँ, तो मैं स्कोर्स पे जाऊंगा, लेकिन रिलायंस वाला सॉल्व नहीं कर रहा है, तो अब बीच में कौन आ जाएगा, कंसर्न डेजिग्नेटेड बॉडी। जैसे इसमें ट्रेडिंग के भी मतलब ट्रेडिंग रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो स्टॉक ब्रोकर विल बी डेजिग्नेटेड बॉडी, तो स्टॉक ब्रोकर बीच में आएगा और वो जाके रिलायंस को बोलेगा कि देखो ऐसा मत करो, इनकी कंप्लेंट सॉल्व कर दो, ऐसा मत करो, इनकी कंप्लेंट सॉल्व कर दो, ठीक है। अच्छा, स्कोर्स का प्लेटफॉर्म क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूं। हम कंप्लेंट फाइल करते हैं स्कोर्स के ऊपर, स्कोर्स उस कंप्लेंट को किसको रीरूट करवा दिया, ऑटोमेटिकली कहां भेज देती है, उस कंपनी को भेज देती है। कंपनी फिर उसके अगेंस्ट में क्या अपलोड करता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर अपलोड करता है, और स्कोर्स ये एटीआर किसको देता है, कंप्लेनेंट को। इस तरीके से प्रोसेस चलती है, कीप इट वेरी सिंपल। सो देखो क्या बोला गया, पहले तो डेजिग्नेटेड बॉडी का काम क्या है, मॉनिटरिंग एंड हैंडलिंग ग्रीवियंसेस रेड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर अगेंस्ट रिस्पेक्टिव एंटिटी, है ना। तो जो एंटिटी के अगेंस्ट में कंप्लेंट आई है उसको मॉनिटर करेगा और उसको ग्रीवियंसेस को सॉल्व करेगा। दूसरा, taking non-enforcement action including issuing advisory caution letter for non-redressal of investor grievances। अच्छा, अगर फिर भी grievances वो एंटिटी, जैसे रिलायंस एंटिटी, मतलब यहाँ पे रिलायंस पकड़ लो, है ना, मुझे रिलायंस के अगेंस्ट में कंप्लेंट करनी है, वो कंप्लेंट सॉल्व नहीं कर रहा है, तो ये डेजिग्नेटेड बॉडी क्या कर सकती है दोस्तों, एडवाइजरीज, कॉशन लेटर भेज सकती है और सेबी को भी रेफर कर सकती है कि इसके अगेंस्ट में एक्शन लो, ठीक है। अब फ्रेमवर्क क्या है पहले इसको समझ लेना एकदम आराम से। पहले एक चार्ट बताता हूं ना, चार्ट बनाता हूं, उससे समझना बेटा किस तरीके से होता है, ठीक है ना, उससे समझना बाबू। हाँ चलिए, एक मिनट देना मेरे को बेटा, थोड़ा सेटिंग एडजस्ट कर लेता हूं। हाँ चलिए, सो देखो सबसे पहले यहां कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट क्या करेगा, कंप्लेंट करेगा कहां पे, स्कोर्स पे। स्कोर्स उस कंप्लेंट को किधर भेज देगा, कंसर्न एंटिटी को। कंसर्न एंटिटी मतलब क्या, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट है। कंसर्न एंटिटी क्या अपलोड करेगा, एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट। वो भी कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा उसको, 21 डेज के अंदर करना पड़ेगा। 21 डेज के अंदर स्कोर्स पे अपलोड होगा और स्कोर्स उस एटीआर को किसको भेज देगा, कंप्लेनेंट को। ये तो क्या है बेटा आपका, ये तो बेसिकली क्या है, इस तरीके का फॉर्मूला है। ये समझ में आ गया बेटा आपको, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो पहले तो बात तो 21 दिन में कंप्लेंट सॉल्व करनी है। अब मैं आपको बताता हूं दो सिचुएशन, या तो उस एंटिटी ने एटीआर अपलोड किया है, एटीआर अपलोड किया है, या तो एटीआर अपलोड नहीं किया है ना, या तो एटीआर अपलोड नहीं किया। वैसे एटीआर कितने दिन के अंदर अपलोड करना था, 21 दिन के अंदर। अगर एटीआर अपलोड हो गया और उस एक्शन से हम सेटिस्फाइड हैं कि हाँ, हमें कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट थी, कंपनी ने उसको सॉल्व भी कर दिया और हम सेटिस्फाइड हैं, तो कंप्लेंट आपकी क्या हो जाएगी, डिस्पोज ऑफ। कंप्लेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। टाटा टेक केयर, तू भी खुश, मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी, और करेगा भी तो भाड़ में जाए काजी। दूसरा, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड मतलब उन्होंने एटीआर अपलोड तो किया है, क्या किया है, एटीआर अपलोड तो करा है, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर व्हाट बेटा आपका, आप जा सकते हो किसके लिए, रिव्यू के लिए। आप जा सकते हो किसके लिए बेटा, आपके रिव्यू के लिए जा सकते हो। समझ में आ गया आते बात सुनो। तो रिव्यू के लिए पहले तो कब जाओगे ये बताओ मुझे, हाँ, रिव्यू के लिए पहले कब जाओगे ये बताओ मुझे दोस्तों। तो रिव्यू के लिए पहले हम जाएंगे इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, रिव्यू कितने दिन के अंदर करेंगे, फर्स्ट रिव्यू होगा कितने दिन के अंदर, 15 कैलेंडर डेज, 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एटीआर, फ्रॉम व्हाट बेटा आपका, रिसिप्ट ऑफ एटीआर। जिस दिन एटीआर आया उसके 15 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ये कर सकते हो, फर्स्ट रिव्यू कर सकते हो। अच्छा, एटीआर अपलोड ही नहीं हुआ है ना, एटीआर अपलोड ही नहीं हुआ तो
मतलब कोई भी सॉल्यूशन हुआ ही नहीं, ठीक है ना। और 21 दिन के समय तो डेजिग्नेटेड, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे रोल किसका आएगा, डेजिग्नेटेड बॉडी का रोल आएगा। डेजिग्नेटेड बॉडी बोलेगी अच्छा इसकी सासू, इसने आपका रिप्लाई नहीं दिया, 21 दिन खत्म हो गए, 21 दिन में ATR देना था, ATR नहीं दिया, अच्छा, या फिर ATR दिया भी तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इन दोनों ही केस में किसका रोल आ जाएगा, डेजिग्नेटेड बॉडी का रोल आ जाएगा। और डेजिग्नेटेड बॉडी क्या करेगा, अभी दोस्तों कंसंट्रेट करना, डेजिग्नेटेड बॉडी ये करेगा कि भैया अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, डेजिग्नेटेड बॉडी उसको, कंपनी को, कंसर्न एंटिटी को क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। कंसर्न एंटिटी को कौन कांटेक्ट करेगा बेटा, आपका डेजिग्नेटेड बॉडी, ठीक है। क्या बोलेगा, क्यों आपने ATR सबमिट नहीं किया, बताओ, क्या पूछेगा, क्यों आपने ATR सबमिट नहीं किया। अच्छा, ATR सबमिट किया भी तो आपने उसको आधा अधूरा क्यों किया, द क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड, कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर व्हाट बेटा, आपका ATR, ठीक है। तो अब यहां पे वो कंसर्न एंटिटी को बोलेगा, कौन बोलेगा, डेजिग्नेटेड बॉडी कंसर्न एंटिटी को बोलेगा कि आपने जो एक्शन लिया या तो वो सही नहीं लिया है, या फिर आपने बेसिकली एक्शन ही नहीं लिया, या फिर आपने क्या नहीं लिया, एक्शन ही नहीं लिया। अच्छा सर, ठीक है। तो डेजिग्नेटेड एंटिटी शैल टेक द फर्स्ट रिव्यू, यहां पे क्या करेंगे, डेजिग्नेटेड एंटिटी क्या ले लेगा, फर्स्ट रिव्यू। अगर आपने खुद ने फर्स्ट रिव्यू ले लिया है तो उसको ओवरसी करेगा डेजिग्नेटेड बॉडी, और अगर 21 दिन हो गए ATR ही नहीं आया तो अब फर्स्ट रिव्यू कौन लेगा, डेजिग्नेटेड बॉडी। और डेजिग्नेटेड बॉडी किसको बोलेगा दोस्तों, क्लैरिफिकेशन किससे लेगा, कंसर्न एंटिटी से, हाँ है ना। और डेजिग्नेटेड बॉडी उसको कितने दिन का टाइम देगा, 10 दिन का, कितने दिन के अंदर, 10 दिन का क्या करेगा, डेजिग्नेटेड बॉडी सबमिट द रिवाइज ATR। अब डेजिग्नेटेड बॉडी उससे कंप्लेंट सॉल्व करेगा और रिवाइज ATR क्या कर दिया जाएगा, डेजिग्नेटेड बॉडी अगले 10 दिन के अंदर रिवाइज क्या आ जाएगा, ATR अपलोड करवा देगा। क्या अपलोड करवा देगा, अगले 10 दिन के अंदर रिवाइज ATR। अब देखो, पहले ATR काम फाइल करने का काम किसका था, एंटिटी का। अब एंटिटी ने अपना काम पूरा नहीं किया तो हम अब पिक्चर में कौन आ गया, डेजिग्नेटेड बॉडी। तो अब डेजिग्नेटेड बॉडी का काम है, डेजिग्नेटेड बॉडी का काम है कि उस कंपनी से ATR लेना, एक्शन टेकन रिपोर्ट लेना और उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को रिवाइज करवा के 10 दिन के अंदर अपलोड करवाना, 10 दिन के अंदर क्या करवाना, अपलोड करवाना। दिस इज द वर्क ऑफ डेजिग्नेटेड बॉडी। मतलब ऐसा ही हो गया, मियां बीबी से झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ, दोस्तों को बुलाया, दोस्त झगड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले तो कंप्लेंट 21 दिन के अंदर सॉल्व हो जानी चाहिए। आप जैसे कंप्लेंट लॉन्च करते हो ऑटोमेटिकली किसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, वो डेफिनेटली किसको चले जाएगा बेटा, उस एंटिटी को चले जाएगा। एंटिटी क्या सबमिट करेगी, ATR। तो ATR किसको चले जाएगा, डायरेक्टली रूट किसको होगा, कंप्लेनेंट को। अच्छा, अगर कंप्लेनेंट अगेंस्ट द एंटिटी शैल बी साइमल्टेनियसली, अच्छा, कंप्लेंट अगेंस्ट द एंटिटी शैल बी साइमल्टेनियसली फॉरवर्डेड थ्रू स्कोर्स टू कंसर्न डेजिग्नेटेड बॉडी, करेक्ट है। तो अब जब हम पहली बार कंप्लेंट देते हैं ना, तो कंप्लेंट का एक कॉपी हम किसको भेज देते हैं, डेजिग्नेटेड बॉडी, उस मैटर के रिलेटेड जो भी डेजिग्नेटेड बॉडी है। जैसे रिलायंस ने मेरे को क्या नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं डेजिग्नेटेड बॉडी कौन हो गया, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, है ना, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट हो गया। तो उसको भी कंप्लेंट जाएगी कि भाई ये तेरी कंपनी क्या कर रही है, तू करता है ना ये कंपनी का काम, तू ही करता है ना ये कंपनी का काम, तो कंपनी को भी कंप्लेंट जाएगी और उसकी कॉपी किसको जाएगा, डेजिग्नेटेड बॉडी को भी जाएगा। और डेजिग्नेटेड बॉडी ने इंश्योर करना है कि 21 दिन के अंदर ATR अपलोड हो जाए, ठीक है, वो मॉनिटर करेगा। अब दूसरा रिव्यू कब होगा, पहला रिव्यू कब होगा बेटा, इफ द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। कंप्लेनेंट क्या नहीं है, सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड है तो कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, बट कंप्लेनेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अगले 15 दिन के अंदर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा रिव्यू। धोनी रिव्यू सिस्टम, रिव्यू कर लेंगे हम लोग कि भाई तुमने हमें कंप्लेंट का सॉल्यूशन तो दिया बट हम खुश नहीं है उस सॉल्यूशन से, तो हम 15 दिन के अंदर, 15 दिन कहां से, जिस दिन ATR आया उसके 15 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, रिव्यू फाइल करेंगे। अच्छा, इन केस कंप्लेनेंट हैज रिक्वेस्टेड फॉर रिव्यू, या तो रिव्यू आया है या उस एंटिटी ने, द एंटिटी हैज नॉट सबमिटेड द ATR विद इन 21 कैलेंडर डेज, या तो हमने रिव्यू किया या उस ढोकले ने 21 दिन हो गया, उस एंटिटी ने अभी तक क्या नहीं करा, उस एंटिटी ने अभी तक क्या नहीं किया, उसका रिप्लाई भी नहीं दिया, 21 दिन हो गए। तो अब बीच में आएगा पिक्चर में कौन, दोस्त, मतलब कौन, डेजिग्नेटेड बॉडी, एंड दैट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट फॉर फर्स्ट रिव्यू ऑफ रिजोल्यूशन थ्रू स्कोर्स। तो अब क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, यस, फर्स्ट रिव्यू के लिए कौन आ गया बेटा, आपका कंप्लेंट ऑफ फर्स्ट रिव्यू रिजोल्यूशन थ्रू स्कोर्स। द डेजिग्नेटेड बॉडी शैल टेक अप द फर्स्ट रिव्यू विद द कंसर्न एंटिटी,
Wherever required, the concerned entity shall submit the ATR to designated body within the time stipulated by designated body. तो अब कौन पिक्चर में आ गया बेटा, मेरी बात समझना, इसमें तीन पार्टी है, कंप्लेनेंट, कंसर्न एंटिटी और डेजिग्नेटेड बॉडी। कंप्लेनेंट कंप्लेन करता है कहां पे, स्कोर्स पे, किसके अगेंस्ट में, उस एंटिटी के अगेंस्ट में, और बीच में लूप में किसको रहता है, डेजिग्नेटेड बॉडी को। अगर कंप्लेनेंट ने, अगर उस बंदे ने, मतलब उस कंपनी ने कंप्लेंट सॉल्व नहीं करी, तो अब फर्स्ट रिव्यू किसके थ्रू जाएगा, डेजिग्नेटेड बॉडी के थ्रू, और डेजिग्नेटेड बॉडी मेक श्योर करेगी कि कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, रिवाइज ATR अपलोड हो जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। अच्छा, अब आगे सेकेंड रिव्यू, द कंप्लेनेंट में सी का सेकेंड रिव्यू। अब क्या हुआ, दूसरा सिचुएशन। अब देखो यहां देखिए, अपलोड हुआ, सेटिस्फाइड, डिस्पोज ऑफ, नॉट सेटिस्फाइड, फर्स्ट रिव्यू 15 दिन के अंदर। ये फर्स्ट रिव्यू किसको फाइल करोगे आप, डेजिग्नेटेड बॉडी, और डेजिग्नेटेड बॉडी किसको बोलेगा, कंसर्न एंटिटी को। अच्छा, अपलोड ही नहीं हुआ तो डायरेक्टली डेजिग्नेटेड बॉडी किसको बोलेगा, कंसर्न एंटिटी को, और डेजिग्नेटेड बॉडी ने अपलोड करवाना है रिवाइज ATR 10 दिन के अंदर। अब दूसरा सिचुएशन, रिवाइज ATR या तो अपलोड हुआ या तो अपलोड नहीं हुआ। अपलोड कितने दिन के अंदर होना चाहिए था, 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर। अगर अपलोड नहीं हुआ, अपलोड हुआ, तो उसमें दो सिचुएशन, आइदर यू आर सेटिस्फाइड, दूसरा यू आर नॉट सेटिस्फाइड। Either you are satisfied or you are not satisfied. If you are satisfied, dispose of हो जाएगी आपकी कंप्लेन। Not satisfied तो आप सेकेंड रिव्यू ले सकते हो, और सेकेंड रिव्यू आप लोगे कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। फ्रॉम कहां से, 15 दिन कहां से, फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रिवाइज ATR। रिवाइज ATR आया उसके 15 दिन के अंदर, समझ गए। अच्छा, नॉट अपलोडेड, 10 दिन में अपलोड करना था रिवाइज ATR, साला डबल डी के बोस है, अपलोड ही नहीं हुआ। अब ये जो सेकेंड रिव्यू है ना, सेकेंड रिव्यू जो है ना दोस्तों, ध्यान से सुनना, आई एम सॉरी, सेकेंड रिव्यू जो है दोस्तों, कंसंट्रेट करना, अब सेबी के थ्रू जाएगा। तो ये आप सेकेंड रिव्यू जो फाइल करोगे, ये किसको फाइल करोगे, सेबी को फाइल, स्कोर्स के थ्रू जाएगा, लेकिन जाएगा किसको, सेबी को जाएगा। या तो अपलोड ही नहीं हुआ, तो अब पिक्चर में आ जाएंगे, पप्पा आ जाएंगे, तो सेबी आ गया। कौन आ गया पिक्चर में, सेबी आ गया। और सेबी शैल टेक द रिव्यू टू द व्हाट बेटा, आपका कंसर्न एंटिटी। अब पिक्चर में कौन आ जाएगा, सेबी आ जाएगा, और सेबी शैल टेक द रिव्यू ऑफ कंसर्न एंटिटी। और जिस दिन सेबी ने उस कंसर्न एंटिटी को बताया, उसके 10 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर दोस्तों, 10 दिन के अंदर दोस्तों क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, सेबी बोलेगा 10 दिन के अंदर आपको ATR फाइल करना पड़ेगा। या तो कौन फाइल करेगा, डेजिग्नेटेड बॉडी फाइल करेगा, या कौन फाइल करेगा, आपका कंसर्न एंटिटी फाइल करेगा। दिस इज द व्हाट बेटा आपका सेकेंड रिव्यू, दिस इज द व्हाट बेटा आपका सेकेंड रिव्यू। सो देखो क्या बोला गया, SEBI or designated body may seek clarification on ATR submitted by the concerned entity. For SEBI review complaint, the concerned entity shall provide clarification to respective designated body or SEBI. ठीक है, उसने क्लैरिटी देते हुए चलना है। फिर बोला the second review complaint shall be treated as resolved or disposed of, close only when SEBI dispose of। अच्छा, ये कंप्लेंट कब क्लोज होगी, जब सेबी बोलेगा कि हाँ ये कंप्लेंट अब क्या हो गई है, क्लोज हो गई है, ये कंप्लेंट अब क्या हो गई है बेटा, क्लोज हो गई है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें, है सर, नो। अच्छा, यहां टाइम पीरियड नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना, कंसर्न एंटिटी ने सेबी जो टाइम देगा उसके अंदर आपको ATR अपलोड करना है। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो क्या हुआ। देखो, पहले हमने किसको कंप्लेंट की, एंटिटी को। एंटिटी ने या तो ATR अपलोड किया या तो ATR अपलोड नहीं किया। अगर ATR अपलोड किया, हम सेटिस्फाइड है, डिस्पोज ऑफ, गुड नाइट। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम फर्स्ट रिव्यू करेंगे कितने दिन के अंदर, 15 दिन फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ ATR। और अगर ATR नॉट अपलोडेड, ATR अपलोड ही नहीं हुआ, 21 दिन खत्म हो गए, तो डेजिग्नेटेड बॉडी, अच्छा फर्स्ट रिव्यू किसके थ्रू जाएगा, डेजिग्नेटेड बॉडी के थ्रू जाएगा। तो और 21 दिन में कंप्लेंट नहीं आई, तो अब कौन कॉग्निज, अब वो केस कौन लेगा, डेजिग्नेटेड बॉडी, और वो किसको बोलेगा, कंसर्न एंटिटी को। कंसर्न एंटिटी ATR बनाएगा, रिवाइज ATR बनाएगा। कंसर्न एंटिटी क्या बनाएगा, रिवाइज ATR, और किसको सबमिट करेगा, डेजिग्नेटेड बॉडी को। और डेजिग्नेटेड बॉडी ने रिवाइज ATR कितने दिन के अंदर अपलोड करवा देनी है, 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर अपलोड। 10 डेज कहां से, जिस दिन हमने रिव्यू लिया था, जिस दिन हमने रिव्यू लिया था उसके 10 दिन के अंदर अपलोड करवा देनी है। ठीक है सर। अब रिवाइज ATR 10 दिन में आनी चाहिए, उसमें दो सिचुएशन, या तो अपलोड हुई है या तो नहीं हुई है। अगर अपलोड हुई है, हम सेटिस्फाइड है तो डिस्पोज हो जाएगा, हम सेटिस्फाइड नहीं है तो
आने वाले अगले 15 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, रिव्यू ले लेंगे। अब रिव्यू किसके थ्रू जाएगा, सेबी के थ्रू जाएगा, स्कोर्स पे, लेकिन स्कोर्स में अब वो किसके थ्रू जाएगा, सेबी के थ्रू। और अगर आपने अपलोड नहीं किया, 10 दिन में अपलोड करना था, अब रिवाइज 10 दिन में भी नहीं किया, तो अब सेबी क्या करेगा, सेबी शैल टेक कॉग्निजेंस और उस कंसर्न बॉडी को बताएगा। किसको बताएगा, उस कंसर्न बॉडी को बताएगा। और कंसर्न एंटिटी ने क्या करना है दोस्तों, वो कंप्लेंट को सॉल्व करना है। और वो कंप्लेंट तब तक डिस्पोज नहीं होता जब तक सेबी उसको क्या ना कर दे, डिस्पोज ऑफ ना कर दे, तब तक सेबी उसको क्या ना कर दे, डिस्पोज ऑफ ना कर दे। दिस इज द अमेंडमेंट। चौथा इसके अंदर देखना, नेक्स्ट वन क्या बोला गया है, एक्शन फॉर फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स कंप्लेंट। अगर आपने इन्वेस्टर के कंप्लेंट क्या किए, सॉल्व नहीं करें, तो आपके फाइन लग सकते हैं रोज के कितने, 1000। रोज के कितने फाइन लग सकते हैं बेटा, आपके 1000 फाइन लग सकता है। आपको डेली के कितना लग सकता है, 1000 का फाइन लग सकता है, ऐसा एलओडीआर बोलता है। दूसरा, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज शैल इशू अ नोटिस इंटीमेटेड टू लिस्टेड कंपनी अबाउट द लेवी ऑफ फाइन while also directing it to submit ATR on the pending complaints and payment of the fine within 15 days from the date of such notice। देखो अब क्या बोला गया है यहाँ पे, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज क्या लगाएगा पता है, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे क्या लगाएगा बेटा, आपके ऊपर फाइन लगाएगा। कितना फाइन लगाएगा, 1000 रुपए पर डे के हिसाब से। और आपको बोलेगा कि भाई ये ATR भी अपलोड कर दे। ये फाइन और ATR कितने दिन के अंदर अपलोड करना है, 15 दिन के अंदर। जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज ने बोला उसके 15 दिन के अंदर अपलोड करना है। अच्छा 15 दिन हो गए, लिस्टेड कंपनी फेल टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस एंड और फेल टू पे फाइन, सॉल्व भी नहीं किया, पैसा भी नहीं दिया, या दोनों में से एक भी काम नहीं किया, दोनों भी नहीं किए, या दोनों में से एक किया एक नहीं किया, विद इन 15 डेज, तो अब डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज नोटिस देगा प्रमोटर को। और प्रमोटर को बोलेगा कि भैया अगले 10 दिन के अंदर क्या करवा दे, भैया पेमेंट करवा दे फीस का, और तो और किसका बेटा, ATR अपलोड करवा दे। ठीक है, अब डेजिग्नेटेड स्टॉक ATR आपने अपलोड नहीं कर दी तो क्या करते हैं, 1000 का फाइन लग जाता है रोज का। ऐसा कौन बोलता है, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा बेटा, 1000 का फाइन लग सकता है, जिस दिन फाइन लगाया उसके 15 दिन के अंदर फाइन पे करना है, प्लस उस कंपनी ने ATR अपलोड करनी है। 15 दिन हो गए, ना तो फाइन पे किया ना ही ATR अपलोड किया, या फिर फाइन पे कर दिया ATR अपलोड नहीं किया, या फिर ATR अपलोड कर दिया फाइन पे नहीं किया, तो डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज अब किसको नोटिस देगी, प्रमोटर को नोटिस देगी। और प्रमोटर को जिस दिन नोटिस आई उसके 10 दिन के अंदर प्रमोटर को काम करना है। कंपनी को 15 दिन के अंदर फाइन पे करनी है, ATR देना है, नहीं दे पाए तो प्रमोटर को नोटिस देंगे। प्रमोटर को जिस दिन नोटिस आई उसके 10 दिन में उसने फाइन पे करना है और ATR अपलोड करना। अगर नहीं किया 10 दिन, ये 10 दिन में भी नहीं हुआ, साले डबल डी के बोस है। इन दैट सिचुएशन डिपॉजिटरी को बोलेंगे कि इसकी क्या कर लो, एसेट को फ्रीज कर लो, एसेट को फ्रीज कर लो। ठीक है, अच्छा, ये द प्रोसीजर एंड एक्शन मेंटेन शैल ओनली बी एप्लीकेबल फॉर कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट प्रोवाइडेड बिलो। तो इसी ये 26 कंप्लेंट दी हुई है, ये 26 कंप्लेंट में ही आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी जगह ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आई थिंक सो क्लियर है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट वन क्या बोला गया दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस रेड्रेसल। अच्छा, अब आपको अगर कंप्लेंट को क्या करना है, रजिस्टर करना है। कंप्लेंट को क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो पहली बात ध्यान से सुनना, अगर आप नए हो, स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पे नए हो, आपको नहीं पता कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करना है, अगर आप न्यू हो तो क्या करोगे, पहले रजिस्टर हियर करके पोर्टल आएगा इन्वेस्टर कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करोगे, अपना नाम डालोगे, पैन कार्ड डालोगे, क्या कंप्लेंट है वो सब कुछ डालोगे और आप कंप्लेंट कर सकते हो। कितने दिन के अंदर कंप्लेंट करोगे, 1 साल के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द एक्शन, है ना। कितने दिन के अंदर कंप्लेंट करोगे, 1 साल के अंदर। सो विद इन 1 ईयर आप क्या करोगे, कंप्लेंट कर लेना है। ठीक है ना, चलिए एक आधा घंटा, ठीक है ना। सो लेकिन चार्जर से लगेगा मेरा, ये डिस्चार्ज हो रखा है मेरा भी, 11% ही है। चलिए, सो 1 साल के अंदर आपने कंप्लेंट सॉल्व कर देनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, 1 साल कहां से, 1 साल अगर आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो गई तो वहां से 1 साल, और कंप्लेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है उनके 1 साल कहां से, हम बोले ना कंप्लेंट 1 साल के अंदर हो सकती है इस कोर्स पे। 1 साल कहां से, तो 1 साल जिस दिन मैंने पहले एंटिटी के पास गया था, उस एंटिटी ने रिजेक्ट कर दिया मेरी कंप्लेंट, तो रिजेक्शन से 1 साल, या फिर रिप्लाई किया बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो वहां से 1 साल।
अच्छा, ये कंप्लेंट्स, इन कंपनियों की कंप्लेंट्स यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई कि भैया, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है, इट्स नॉट द अमेंडमेंट, ये हमने लेक्चर में ही पढ़ा हुआ है, सब नहीं पढ़ा होगा, इट्स नॉट द अमेंडमेंट। जैसे अनलिस्टेड कंपनी है, डीलिस्टेड कंपनी है, जिसके केसेस पेंडिंग है कोई और कोर्ट में, जिसके कंप्लेंट्स पेंडिंग है कोई और रेगुलेटरी बॉडी जैसे आरबीआई के पास, आईआरडी के पास, पीएफआरडीए के पास, या जिसकी कंप्लेंट्स अगर कहाँ चल रही है, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड पे चल रही है, या ऐसी कंपनी जिसका नाम स्ट्रक ऑफ हो चुका है, लिक्विडेटिंग और वैनिशिंग कंपनी है ना, कंप्लेंट विच आर नेचर ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस। मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन गिवन टू सेबी रिगार्डिंग वायोलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी लॉ। तो ये कंप्लेंट्स यहां पे सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, रिव्यू ऐसा ही नहीं होगा, याद रखना। सेबी शैल हैंडल द फर्स्ट रिव्यू कंप्लेंट फॉर कैटेगरी और इंटरमीडिएट वेयर नो डेजिग्नेटेड। अच्छा, हमने क्या बोला, फर्स्ट रिव्यू किसके थ्रू जाएगा, डेजिग्नेटेड बॉडी। अगर डेजिग्नेटेड बॉडी है ही नहीं उसके लिए, डेजिग्नेटेड बॉडी है ही नहीं उसके लिए, तो सेबी विल बी द डेजिग्नेटेड बॉडी, तो सेबी के थ्रू रूट किया जाएगा। करेक्ट है। अच्छा, आप एटीआर से सेटिस्फाइड नहीं हो, उसका रीजन भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया बेटा, है ना, दिस इज द अमेंडमेंट बॉडी। चलो, अच्छा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। नेक्स्ट वन, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट में एक नया अमेंडमेंट आ गया जिसमें हमने किसको ऐड कर दिया। अच्छा, और बता दूं ये कहां पे है, ये आपका सप्लीमेंट है। आप एकेडमिक पोर्टल में जाके, आईसीएसआई एकेडमिक पोर्टल में जाके सप्लीमेंट डाउनलोड कर लेना। कमेंट में मत लिखना सर ये सप्लीमेंट दो, ये सप्लीमेंट दो, ये सप्लीमेंट ही है बेटा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट वन है स्टॉक ब्रोकर का अमेंडमेंट है। एक नई चीज ला दी है जिसको बोलते हैं क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। एक बात समझना, आदमी जब बड़ा बन जाता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी हो जाती है। जैसे एक बात बताऊं, जैसे एक बात बताता हूं मैं आपको, क्या ना, आदमी जब बड़ा, मैंने कहा आदमी जब बड़ा हो जाता है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। आज विराट कोहली है, विराट कोहली पब्लिक में अगर कोई भी स्पीच दे दे या पब्लिक में कोई भी स्टेटमेंट दे दे, तो उस स्टेटमेंट के मायने हैं। वही मैं देता हूं तो अब भैया अपन तो बोलते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना, छोटे आदमी को इतना दिक्कत नहीं, लेकिन कोई बड़ा आदमी है, बड़ा फिल्म स्टार है, सुपरस्टार है, वैसे यार देखो, ब्रोकर है, एक तो नॉर्मल ब्रोकर है, एक बड़ा ब्रोकर है। बड़ा ब्रोकर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि तुम्हारे पास कस्टमर ज्यादा है, क्लाइंट ज्यादा है तुम्हारे पास, और जब तुम्हारे पास क्लाइंट ज्यादा है, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तुम्हारी क्या बढ़ जाती है, जिम्मेदारी। तो सेबी ने क्या बोला पता है, जो बड़े ब्रोकर हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट है, जिनके पास बहुत सारे लोगों का पैसा है मैनेज करने के लिए, या बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जिसके अकाउंट के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, या जो बहुत ज्यादा मार्जिन वगैरह देके रखा हुआ है, उनको हम बोलेंगे क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। यू आर नॉट अ स्टॉक ब्रोकर, यू आर क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। आप क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वजह से इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके पास डीमैट अकाउंट ओपन किया है उन्होंने, आपके थ्रू ट्रेड करते हैं वो, तो आपके थ्रू आपकी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर को कर दिया। तो क्या बोला है, सेबी में डेजिग्नेट, सेबी डेजिग्नेट कर सकता है कोई भी स्टॉक ब्रोकर को एज अ क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। और सेबी कब देगा, ये सब चीज देखेगा। क्या देखेगा, सबसे चीज पहली चीज, अगर आप ये ब्रीफ एनालिसिस पढ़ना, वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट आपके पास है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ क्लाइंट फंड है, या वेरी लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम है, पॉसिबल फेलियर ऑफ सच ब्रोकर हैज द पोटेंशियल टू कॉज वाइड स्प्रेड इंपैक्ट, और उस ब्रोकर का फेलियर होता है तो इंपैक्ट बहुत बड़ा है। इसीलिए हमने उसको बोल दिया कि तूने अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए, अप्रोप्रिएट गवर्नेंस सिस्टम लाना चाहिए, अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके पास स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर वाइंडिंग डाउन के लिए, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सब आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि आपके पास बड़े ज्यादा क्लाइंट है, ज्यादा एसेट है, ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ज्यादा मार्जिन देखिए रखा हुआ है, कंप्लायंस स्कोर माइट भी आपका कम है तो आपको क्वालिफाइड बोलेंगे, कंप्लायंस स्कोर भी देखा जाएगा, आपका ग्रीवियंसेस रिवर्सल देखा जाएगा। ये सब देखने के बाद से भी आपको डिक्लेयर कर देगी एज अ क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। नेक्स्ट वन इज व्हाट बेटा, आपका नेक्स्ट वन दिया हुआ है क्या बेटा, आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। देखो एक बात समझा देता हूं आपको, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब कौन, बाहर का बंदा जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है एंड रजिस्टर्ड विद सेबी है, लेकिन वो सेबी के पास रजिस्टर्ड डायरेक्टली नहीं होता। मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डायरेक्टली जाके सेबी के पास रजिस्टर नहीं करवाता है, वो रजिस्टर करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, और वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को रजिस्टर करती है उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उसको क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब कौन, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को रजिस्टर करवाता है सेबी के पास, रजिस्टर करता है किसके पास, सेबी के पास। तो अब
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो बता रहा हूं, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोले अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने कोई इंफॉर्मेशन दी और वो इंफॉर्मेशन उसको पता चल गया कि गलत है, इनकम्प्लीट है, तो उसके 7 दिन के अंदर उसने इन्फॉर्म करना है सेबी को और डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कि हे सेबी, हे डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, गलती, हाय अल्लाह, सॉरी, भगवान माफ करो, मेरे को गलती हो गई, मेरे से फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर शैल एज सून एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 7 वर्किंग डेज इन्फॉर्म द बोर्ड और डीडीपी। किस चीज के लिए? इफ designated depository participant are found to be false, मतलब information और particulars submitted are found to be false और misleading। दूसरा, अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में मटेरियल चेंज आता है, मटेरियल चेंज आता है मतलब ओनरशिप बदल जाती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का ओनरशिप बदल जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ओनरशिप बदल गया, मटेरियल चेंज आया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज हो गया, तो जिस दिन चेंज हुआ उसके 7 दिन के अंदर बताना है। और तीसरा, अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब इंडिया का है कि बाहर का है, बाहर का, और उसके अगेंस्ट में किसी ने क्या कर दिया, कंप्लेन कर दी बाहर के कोर्ट ने या ओवरसीज रेगुलेटरी ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, तो उसने इंडिया में भी बताना है कि भाई हमारे अगेंस्ट में एक्शन आ गया है। तो एज सुन एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 7 वर्किंग डेज इन्फॉर्म द बोर्ड एंड द डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट in case of any penalty, pending litigation or proceeding or finding of inspection, investigation, which action may be taken by overseas regulator। तो 3 जगह बताना है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने, कौन सी 3 जगह बताना है? पहला, अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन दी और वो गलत है, फॉल्स है, तो उसके 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है सेबी और डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। दूसरा, उसके अंदर अगर कोई चेंज आता है, मटेरियल चेंज आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की ओनरशिप बदलती है, तो बदलने के 7 दिन के अंदर बताना है। और तीसरा, अगर उसके अगेंस्ट में किसी फॉरेन रेगुलेटर ने, ओवरसीज रेगुलेटर ने कोई एक्शन लिया है, कोई लिटिगेशन चालू हो गई है, कोई इंस्पेक्शन चालू हो गया है, तो उसके 7 दिन के अंदर बताते हुए चलना है। गॉट द पॉइंट बड़ी? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वन अमेंडमेंट क्या बोला गया कि कोई स्टॉक ब्रोकर है, कौन क्या है बेटा? आपका स्टॉक ब्रोकर है जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम करता है। किसका काम करता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम करता है दोस्तों। क्लियरिंग मेंबर उसको बनना है, तो पहले उसको क्या करना पड़ता था? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था एज अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब लेने की जरूरत नहीं है, अब लेने की जरूरत नहीं है अगर वो स्टॉक ब्रोकर क्या है? एलिजिबल एंटिटी है अंडर आरबीआई डायरेक्शन। अंडर व्हाट? आरबीआई डायरेक्शन। मतलब समझो कोई बैंक वगैरह, आरबीआई के डायरेक्शन में कौन आएगा? बैंक वगैरह होंगे। तो बैंक वगैरह जो है वो कौन है? स्टॉक ब्रोकर है। तो उनको अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या क्लियरिंग मेंबर बनना है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो क्लियरिंग वगैरह का काम कौन करता है? आरबीआई यार। तो आरबीआई ने बोल दिया आप एलिजिबल हो, एलिजिबल एंटिटी हो आप, तो ठीक है, आपको अलग से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का क्या लेने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अमेंडमेंट कट कर देना, नॉट इंपॉर्टेंट। चलिए, ये भी कट करते ना, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है दोस्तों? ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? कि शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन का नाम बदल गया है और क्या हो गया? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन। अच्छा, अंडरराइटर मैंने लेक्चर में ही पढ़ा दिया था आपको, मैंने लेक्चर में ही पढ़ा दिया था आपको कि जब हम बात करते हैं अंडरराइटर कमीशन की, किसकी बात करते हैं? अंडरराइटर कौन बन सकता है उसकी बात करते हैं। ये हमने लेक्चर में देख लिया था, क्योंकि हु कैन बी अंडरराइटर, है ना। अगर बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू है तो कौन अंडरराइटर बन सकता है, अगर बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू नहीं है तो कौन अंडरराइटर बन सकता है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, ऑलरेडी देखा था, बट फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार वापस समझा देता हूँ, ठीक है ना। फिर भी एक बार समझा देता हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है भैया। अब आपने लेक्चर में पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, अच्छा दिया है तो भी अमेंडमेंट में दिया है तो वापस से एक बार समझा देता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया बेटे। सो देखना, सबसे पहले हाँ जी, क्या ध्यान रखना है? अंडरराइटर वाला ये डायग्राम देख लेना। डायग्राम नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है, जब भी कोई अंडरराइटर को अपॉइंट करोगे उस अंडरराइटर के साथ आपने क्या करना है? एग्रीमेंट करना है। सो एक अंडरराइटर एग्रीमेंट होगा बिटवीन इशूअर एंड व्हाट बेटा आपका? हाँ, बिटवीन इशूअर एंड ये वाला। दूसरा बोला गया सेकेंड पॉइंट, अंडरराइटर जो शेयर्स खरीदेगा उसका जो प्राइस है शैल नॉट बी लेस देन
shall not be less than issue price, shall not be less than what बेटा आपका issue price, ठीक है। और तीसरा, ये एग्रीमेंट हो चुका है, ये अंडरराइटर एग्रीमेंट हो चुका है, ये प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन करना है कि अंडरराइटर एग्रीमेंट हो चुका है, अंडरराइटर एग्रीमेंट हो चुका है, ये आपको बताते हुए चलना है। गॉट द पॉइंट बड़ी? हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने देख लिया कि कौन, अब अंडरराइटर कौन बन सकता है ना, अंडरराइटर कौन बन सकता है ये देखना है। तो पहली चीज तो ये समझ लो, हु कैन नॉट बी अंडरराइटर। याद रखना आ रहा है कि जो अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड से इशू आ रहा है, कहां से इशू आ रहा है? अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड। अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड मतलब समझते हो क्या? अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड का मतलब होता है कि जब आपने मेन कंडीशन फॉलो नहीं करी, याद है नेट वर्थ, नेट टेंजिबल एसेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली मतलब वो कंडीशन अगर आपने फुलफिल नहीं करी तो क्या होता है बेटा आपका, आप अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड से क्या करते हो दोस्तों? अंडरराइटिंग करते हो। और उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, 75% शेयर्स गिवन टू QIB एंड बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू आना चाहिए। तो वो 75% अंडरराइटर नहीं हो सकता। मतलब जो QIB को आप देने वाले हो, कितने शेयर्स? 75%। कौन से केस में? अल्टरनेट बुक बिल्डिंग के केस में, अल्टरनेट BB के केस में वो अंडरराइटर नहीं, मतलब उसके लिए अंडरराइटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। उसके लिए किसको अपॉइंट नहीं कर सकते बेटा? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो दो चीजें है ना, अब दो चीजें हैं। पहली चीज, कौन अंडरराइटर बन सकता है, कौन अंडरराइटर नहीं बन सकता है। एकदम आराम से दोस्तों ध्यान से सुनना। अब इसमें दो चीजें ये निकल के आती है, एक तो भाई बुक बिल्डिंग के थ्रू में इशू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? बुक बिल्डिंग के थ्रू आ रहा है। और दूसरा इशू किसके थ्रू आ रहा है? सेकंड इशू आ रहा है नॉर्मल, इसमें नॉर्मल इशू में बुक बिल्डिंग के थ्रू आ रहा है। एक तो क्या आ रहा है? बुक बिल्डिंग मेथड से इशू आ रहा है, दूसरा अदर देन बुक बिल्डिंग से आ रहा है। तो देखो अंडरराइटर कौन हो सकता है, हु कैन बी अंडरराइटर? एक मिनट, चलिए पहला कंडीशन इशू आ रहा है अदर देन बुक बिल्डिंग मेथड, अदर देन BB, ठीक है ना, अदर देन BB। और दूसरा BB। तो अंडरराइटर में क्या अमेंडमेंट है? पहला, अंडरराइटर एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, अंडरराइटर जो शेयर्स खरीदेगा उसका प्राइस शैल नॉट बी लेस देन द इशू प्राइस, इशू प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। और प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना है कि अंडरराइटर एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अदर देन बुक बिल्डिंग मेथड है, अदर देन बुक बिल्डिंग मेथड है दोस्तों, कंसंट्रेट करना। तो हु कैन बी अंडरराइटर? आइदर मर्चेंट बैंकर। हु कैन बी अंडरराइटर बेटा? मर्चेंट बैंकर अंडरराइटर बन सकता है। कौन बन सकता है? मर्चेंट बैंकर। या कौन बन सकता है? स्टॉक ब्रोकर। दो ही व्यक्ति है जो अंडरराइटर बन सकता है, एक तो मर्चेंट बैंकर और दूसरा कौन सा बेटा आपका? स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया? हाँ, अब आ रहा है इशू आ रहा है थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड, ठीक है ना। अगर बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू आ रहा है तो ध्यान से सुनना, उसमें कौन आ सकते हैं? उसमें दो व्यक्ति, एक तो सिंडिकेट मेंबर और एक लीड मैनेजर। एक तो कौन अंडरराइटर कर सकता है? लीड मैनेजर। और दूसरा कौन हो सकता है? सिंडिकेट मेंबर। ये भी मैंने लेक्चर में आई थिंक डिस्कस कर लिया था हमने, है ना, लिखवाया भी होगा, बट ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम वाली नहीं बात नहीं है बेटा। क्या बोला गया है दोस्तों? कंसंट्रेट करना। अगर यहाँ पे इशू किसके थ्रू आ रहा है? इशू आ रहा है अदर देन बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू, तो कौन सब्सक्राइब करेगा? मर्चेंट बैंकर। या कौन बेटा आपका? स्टॉक ब्रोकर। और अगर किसके थ्रू हो रहा है बेटा आपका? पब्लिक इशू थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू हो रहा है, तो कौन करेगा बेटा आपका? लीड मैनेजर और सिंडिकेट मेंबर। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होना चाहिए, यस होना चाहिए। प्लस कौन से प्राइस शैल नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू, प्राइस शैल नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू। अगर सिंडिकेट मेंबर फेल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन, इनसे नहीं हुआ, फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन,
है ना, ये अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाए, कौन बेटा आपका सिंडिकेट मेंबर अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाए, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, लीड मैनेजर। कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, लीड मैनेजर शैल बी व्हाट बेटा आपका रिस्पॉन्सिबल। कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा, लीड मैनेजर क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अच्छा, और मिनिमम अंडरराइटिंग कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना आपका अंडरराइटिंग होनी चाहिए। करेक्ट, आते बातें सुन लो, हाँ है ना, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, यहाँ तक के वालों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा आजकल जो भी बोनस इशू आएगा, कौन सा इशू आएगा, बोनस इशू, याद रखना जो भी आपका बोनस इशू आ रहा है वो आपका डीमैट मोड में आएगा। अगर लिस्टेड कंपनी बोनस इशू ला रही है ना, लिस्टेड कंपनी क्या ला रही है, बोनस इशू लेके आ रही है, तो क्या कैसे आएगा ये बताइए, ये आएगा आपका कौन से फॉर्म में बेटा, आपका लिस्टेड मतलब डीमैट फॉर्म मोड में आएगा। और दूसरा उसके लिए आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है, क्या लेना है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूं सप्लीमेंट में, ये था अंडरराइटर एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। चलिए, सो रेगुलेशन 29 क्या बोलता है, बोनस इशू अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट ईसॉप, ईसॉप में लेने की जरूरत नहीं है, और ये डीमैट मोड में ही आएगा। चलिए बढ़िया, ये एक इंपॉर्टेंट आ गया वापस से डेफिनेशन, दैट इज व्हाट, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, जिसमें डेफिनेशन किसकी ऐड करी है, ग्रीन डेट सिक्योरिटी। हालांकि वी नो, हमने लेक्चर में पढ़ा ग्रीन डेट सिक्योरिटी क्या होता है, तो हमने कंपनी ने पैसा फंड रेज किया, क्यों फंड रेज किया, ताकि वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पैसा डाल सके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में पैसा डाल सके, मतलब वो पैसा किसके लिए डाल सके, एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, एनवायरमेंट को सेव करने के लिए पैसा डाल सके। तो दोस्तों व्हाट इज ग्रीन डेट सिक्योरिटी, सिंपल है, आपने डेट सिक्योरिटी, पहली बात तो ये डेट सिक्योरिटी है, हमने लोगों से पैसा लिया है, हमने ये लोगों से पैसा लिया है, और कहां डाल रहे हैं दोस्तों, एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, तो उसको ग्रीन डेट सिक्योरिटी बोलेंगे। रिन्यूएबल, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज में पैसा डाल दिया, एनर्जी एफिशिएंसी में पैसा डाल दिया, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट में पैसा डाल दिया, सस्टेनेबल लैंड यूज इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर में पैसा डाल दिया, बायोडाइवर्सिटी में पैसा डाल दिया, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पैसा डाल दिया। ये देखो, ये समझने जैसा है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक है ब्लू बॉन्ड में पैसा डाल दिया, येलो बॉन्ड और ट्रांजिशन बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड को भी ग्रीन डेट सिक्योरिटी बोलते हैं। ब्लू बॉन्ड, ब्लू से क्या समझ में आता है, आज ब्लू है पानी पानी पानी, और दिल भी सानी 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 सानी, मतलब ब्लू बॉन्ड मतलब क्या, कंपनी बॉन्ड इशू करेगी, पैसा लेगी, ताकि वो क्या कर सके, समुद्र को साफ कर सके। ओशनग्राफी, ओशन है ना, तो ओशन एनर्जी में, ओशन मैपिंग में, उसको क्लीन करने के लिए, वाटर, क्लीन वाटर के लिए, वाटर रिसाइकल करने के लिए पैसा डाल रही है, उसको बोलते हैं ब्लू बॉन्ड। तो फंड रेज फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग क्लीन वाटर, वाटर रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल maritime sector including sustainable shipping, sustainable fishing, fully traceable sustainable seafood, ocean energy and etc. मतलब कुल मिला के पैसा। येलो बॉन्ड, येलो क्या होता है, येलो किसके लिए होता है, सूरज, सोलार एनर्जी, मतलब आपने पब्लिक से पैसा लिया है, उनको बॉन्ड दिए, और वो पैसा कहाँ लगाओगे, सोलार जनरेशन के लिए। जैसे आजकल पुणे में भी बहुत जो पॉलिटिशियन लड़ रहे हैं ना, तो एक उनका मेन मुद्दा क्या है कि हम पुणे को सोलार सिटी बना देंगे, तो सोलार। एक होता है ट्रांजिशन बॉन्ड, ट्रांजिशन समझते हो क्या, नए, पुराने से नए में आना, तो टेक्नोलॉजी लेके आना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। तो फंड रेज फॉर ट्रांजिशनिंग ऑफ ए नॉर सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन, तो ये सबको क्या बोला जाएगा, ग्रीन, है ना, क्या बोला जाएगा, ग्रीन डेट सिक्योरिटी। अच्छा, दूसरा राइट टू रिकॉल, मैंने इंपॉर्टेंट बोला था लेक्चर के टाइम पे कि भैया राइट टू रिकॉल और राइट टू रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, ये टॉपिक क्या है, नॉन डेट सिक्योरिटी हम इशू कर रहे हैं, है ना, नॉन डेट सिक्योरिटी हम लोग इशू कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं, डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, I'm sorry, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, तो हमारे पास एक राइट टू रिकॉल होता है। राइट टू रिकॉल मतलब क्या, मैंने सपोज डिबेंचर इशू किए 10 साल के लिए, लेकिन मैं चौथे साल में, मेरे पास एक पावर है फॉर एग्जांपल कि मैं चौथे साल में आपको आपका पैसा दे दूंगा और सिक्योरिटी को रिडीम कर दूंगा, उसको बोलते हैं राइट टू प्रायर रिडम्पशन। जैसे मैंने लोन 10 साल के लिए लिया, लेकिन मैंने 5 साल में रिडीम कर दिया, तो मैंने प्रायर रिडम्पशन किया। तो अगर आप प्रायर रिडम्पशन करना चाहते हो, तो जिस टाइम पे रिडम्पशन का टाइम दोगे
कि जैसे ये 10 दिन हम रिडीम करने वाले हैं, ये आने वाले 10 डेज में हम रिडम्पशन करने वाले हैं, करेक्ट है? ये आने वाले 10 डेज में हम क्या करने वाले हैं? रिडम्पशन करने वाले हैं। वो 10 दिन जब स्टार्ट होगा ना, जब रिडम्पशन स्टार्ट होगा उसके 21 दिन पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी। तो इश्यूअर शैल गिव अ नोटिस regarding recall or redemption prior to maturity to all eligible holder at least कितने दिन पहले? 21 days before the date from such right is exercisable। जिस दिन वो right exercisable होगा मतलब आप उसको exercise कर सकते हो, मतलब redemption कर सकते हो, तो जिस दिन आप redemption कर सकते हो उसके 21 दिन पहले आपको नोटिस दी जाएगी। नोटिस आपको सॉफ्ट कॉपी में देंगे अगर आपने ईमेल आईडी रजिस्टर किया है, हार्ड कॉपी मिलेगी अगर ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं किया है, और साथ ही साथ वो कॉपी किसको, वो नोटिस का कॉपी किसको दे देंगे? स्टॉक एक्सचेंज जहां पे कंपनी लिस्टेड है। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट वन बोला है क्या हुआ है? 33A एक और क्लॉज ऐड कर दिया रेगुलेशन में कि जब भी आप पब्लिक इशू ला रहे हो या लिस्ट कर रहे हो डेट सिक्योरिटी को, ये नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, तो वो जब भी आप इशू लाओगे तो इशू कितने दिन के लिए ओपन होगा? मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 डेज, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 10 डेज। मतलब अगर मैं इशू लेके आ रहा हूं, नॉन पब्लिक इशू लेके आ रहा हूं लिस्ट डेट सिक्योरिटी का या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, वो कम से कम कितने दिन के लिए ओपन होगा? 3 दिन के लिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए ओपन हो सकता है? 10 दिन के लिए। मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 10 डेज। दूसरी चीज, अगर कोई बैंकिंग स्ट्राइक वगैरह हो गई तो 3 दिन का एक्सटेंशन मिल जाएगा। जैसे मैं 5 दिन के लिए इशू ओपन किया बट बीच में बैंक का स्ट्राइक आ गया, पैसा ही नहीं आ रहा है, तो 3 दिन का मैं एक्स्ट्रा टाइम ले सकता हूं। या कोई फोर्स मेजर है, फोर्स मेजर मतलब समझते हो क्या? या फिर प्राइस बैंड। फोर्स मेजर मतलब बैंकिंग स्ट्राइक है, कंपनी में हड़ताल है, एक्सेट्रा, एक है फोर्स मेजर। दूसरा है आपने प्राइस बैंड को रिवाइज किया। किसको रिवाइज किया? प्राइस बैंड को। मतलब पहले जो आप प्राइस देने वाले थे अब आप ज्यादा प्राइस दे रहे हो, तो प्राइस बैंड को अगर आपने रिवाइज किया है ना दोस्तों, तो प्राइस बैंड को जब भी आप रिवाइज करोगे तो भी एक्सटेंशन मिलेगा 3 दिन का। लेकिन याद रखना, एक्सटेंशन एंड ओरिजिनल टाइम मिला के 10 दिन से ज्यादा के लिए आप इशू ओपन नहीं कर सकते। ये 10 वर्किंग डेज है, मतलब जब मार्केट बंद होगा सैटरडे संडे का काउंट नहीं करेंगे। 10 वर्किंग डेज है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वन यहां पे क्या बोल दिया पता, कि अगर आप है ना केएमपी की डेफिनेशन दे दी है, और केएमपी मतलब कौन? केएमपी मतलब जो कंपनीज एक्ट में केएमपी है उसी को केएमपी बोला हुआ है। फिर एक डेफिनेशन किसको ऐड कर दी है? सीनियर मैनेजमेंट। तो सीनियर मैनेजमेंट मतलब क्या? जिसमें डायरेक्टर नहीं आएगा, डायरेक्टर के नीचे के, एक लेवल नीचे के लोगों को हमने क्या बोल दिया? सीनियर मैनेजमेंट, है ना। सो 1 लेवल बिलो द सीईओ और एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, है ना, एक लेवल नीचे। ऑल द मेंबर ऑफ मैनेजमेंट 1 लेवल बिलो द सीईओ और एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, तो एक लेवल नीचे आएगा। एंड वो जो डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, देखो सीनियर मैनेजमेंट में डायरेक्टर नहीं लाया है। क्या बोला गया है दोस्तों? who are member of core management team excluding the board of director and shall also comprise all the member of management 1 level below the CEO, CFO, whole time director, manager, CEO and manager in case not part of board of director। तो board of director के नीचे के लोग आ गए। चलिए ये तो था पब्लिक इशू। अब हम लेके आ रहे हैं प्राइवेट इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। ये था पब्लिक इशू, अब प्राइवेट इशू लेके आ रहे हैं। ये चैप्टर ओल्ड सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। सो अगर हम बात करें ये, अब हम लोग इशू लेके आ रहे हैं कौन सा वाला? नॉन इशू लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ऑन ए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। एक बात बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट की अगर हम बात करें एकदम आराम से, प्राइवेट प्लेसमेंट में हम प्रोस्पेक्टस तो नहीं दे सकते, लेकिन हम कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे? जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे बेटा? जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। और वो साल में एक ही बार देना है। जैसे मैं 5 बार प्राइवेट इशू लेके आ रहा हूं तो 5 बार मुझे प्रोस्पेक्टस नहीं, जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार देना है, एक ही बार दे देना है। और एक बार देखिए साल भर में आप क्या कर सकते हो? प्राइवेट इशू ला सकते हो। साल भर में आप प्राइवेट इशू ला सकते हो, बार बार जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट? ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। व्हाट इज जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट? तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप किसको फाइल करते हो? ये डॉक्यूमेंट आप फाइल करते हो किसके पास? जब आप पब्लिक इशू लेके आ रहे हो तो स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक इशू, प्राइवेट इशू लेके आ रहे हो किसका? प्राइवेट इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, तो उसके लिए आपको साल में एक बार, ये वैलिडिटी वाला डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इसके अंदर क्या डिस्क्लोजर होगा? तो डिस्क्लोजर एज पर कंपनीज एक्ट, डिस्क्लोजर एज पर सेबी लॉ, है ना। और इसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 साल। 1 साल कहां से? फ्रॉम ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर। एक बार ऑफर स्टार्ट हो गया, पहला ऑफर, पहला प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर स्टार्ट हुआ, तो यहां से वैलिडिटी उसकी 1 साल तक है। इस 1 साल में अगर आप और 4 प्राइवेट इशू लेके आ रहे हो तो जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देने की
जरूरत नहीं है, सिर्फ कौन सा डॉक्यूमेंट दे देना, की मेमोरेंड, की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दे देना। कौन सा डॉक्यूमेंट दे देना, की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। गॉट द पॉइंट बड़ी? चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट है एलओडीआर। एलओडीआर में सबसे पहला अमेंडमेंट क्या बोला गया दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना कि भाई पहला बोला है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन, स्ट्रिक्ट प्रोविजन क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। पहला अमेंडमेंट कट कर देना, नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरा अमेंडमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। क्या बोला गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स अब इन लोगों को भी फॉलो करने पड़ेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा ना हमने कि इतने डायरेक्टर होने चाहिए, इतनी मीटिंग होनी चाहिए, फलाना ढिमकाना, 15 से लेके 27, तो इनको भी ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना पड़ेगा। किसको? हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। किसको? हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। उसमें दो लोग आते हैं, एक रीट और दूसरा इनविट। एक तो रीट और दूसरा इनविट, तो इनको भी क्या लगेगा, एलओडीआर रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। रीट को भी और इनविट को भी, रीट और इनविट को दोनों को एलओडीआर फॉलो करना पड़ेगा। एक नई चीज ऐड कर दी है, मेन स्ट्रीम मीडिया। और ये ऐड करने का लॉजिक ये है कि देखो जब कोई लिस्टेड कंपनी है, जैसे खासकर टॉप, ये अमेंडमेंट पढ़ने के पहले ना ये अमेंडमेंट पढ़ते हैं हम लोग, नहीं एक मिनट, ये अमेंडमेंट पढ़ने के पहले ना हम एक दूसरा अमेंडमेंट पढ़ते हैं। हाँ ये वाला अमेंडमेंट पढ़ते हैं कि क्या होता है ना, पहले क्या था, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी थी, लेकिन अब कितनी हो गई, टॉप 250 लिस्टेड कंपनी। यहां तक क्या था, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी था, अब कितनी हो गई, टॉप 250 लिस्टेड कंपनी। क्या करना है पता है उन्होंने, अगर मार्केट में कोई रूमर्स आ रहा है, कोई मार्केट में अफवाहें फैल रही है, तो उस अफवाहों का आपको मीडिया में जाके सॉल्यूशन देना है 24 आवर्स के अंदर, फ्रॉम द रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट। जिस दिन वो इवेंट हुआ, मतलब अफवाहें फैल गई कि भैया रिलायंस इसको एक्वायर करने वाला है, ये अफवाहें, तो जैसे ही ये अफवाह फैली है उसके 24 आवर्स के अंदर आपको जाना है और क्या करना है, मेन स्ट्रीम मीडिया में जाके उसको अफवाहों को ठीक करना है। तो दैट्स वाई इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को ऐड कर दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब कौन बेटे, तो मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब ऐसा न्यूज़पेपर जो रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के पास, ऐसा न्यूज चैनल जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर रजिस्टर्ड है। मतलब छोटे मोटे जाके कहीं इंस्टा पे लाइव कर दिया नहीं चलेगा, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में बताना पड़ेगा या फिर जो न्यूज चैनल है उधर बताना पड़ेगा। तीसरा, कंटेंट पब्लिश बाय पब्लिशर ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर कंटेंट, जो न्यूज पब्लिश करता है या करंट अफेयर कवर करता है उसको बताना पड़ेगा। और चौथा, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, न्यूज और करंट अफेयर कंटेंट सिमिलरली रजिस्टर्ड और परमिटेड और रेगुलेटर इन एज द केस में भी इन जुरिस्डिक्शन आउटसाइड इंडिया। तो कोई भी न्यूज चैनल जिसको अलाउ कर दिया कि वो आउटसाइड इंडिया में भी काम कर सकता है वो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट, क्या कर दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐड कर दिया, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, देन उसके बाद कौन आ गया, मीडिया वाला आ गया। मतलब यहाँ पे बेसिकली करंट अफेयर चैनल, करंट अफेयर कंटेंट देता है, पब्लिशर है वो आ गया। और या फिर कोई भी न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, न्यूज एंड करंट अफेयर कंटेंट जो इंडिया में सिमिलरली रजिस्टर्ड और परमिटेड और रेगुलेटर, कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया में भी। अच्छा, नेक्स्ट वन है वैकेंसी। अगर CS में वैकेंसी है, CS मतलब कौन, कंप्लायंस ऑफिसर में वैकेंसी है, तो उसको विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपको वैकेंसी फुलफिल करनी है। कितने दिन के अंदर फुलफिल करनी है, विद इन 3 मंथ्स के अंदर। सो देखो क्या बोला गया है, कंप्लायंस ऑफिसर, एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी फाइल्ड, कितने दिन के अंदर, विद इन 3 मंथ्स। हाउएवर लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट फाइल सच वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग अ पर्सन इन इंटीरियम कैपेसिटी। हाँ, मतलब उसको ऐसे ही इंटीरियम कैपेसिटी में अपॉइंट मत करना, उसका प्रॉपर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने LODR ने ऐड कर दिया है कि जो लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी, उस लिस्टेड कंपनी के जो डायरेक्टर्स है जिसको आपने अपॉइंट करके रखा हुआ है, तो वो डायरेक्टर समझो 10 साल से कंपनी में डायरेक्टर है, लेकिन एक बार भी शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया है और वो सालों साल से कंपनी का डायरेक्टर है, तो हमने बोला अब ऐसा नहीं चलेगा। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 के बाद
कोई भी डायरेक्टर को आपने अपॉइंट किया है तो उसका शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा वंस इन अ 5 ईयर। अगर उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया, कितने साल के लिए अपॉइंट किया है? 5 साल के लिए, तो वंस इन अ 5 ईयर उसका क्या लगेगा? आपको अप्रूवल लगेगा। अपॉइंटमेंट वंस इन अ 5 ईयर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो द कंटिन्यूएशन ऑफ डायरेक्टर सर्विंग ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग एटलीस्ट वंस इन एवरी 5 ईयर्स, 5 साल में एक बार। अच्छा, ये तो 2024 के बाद की बात होगी, 1 अप्रैल 2024 के बाद की बात होगी कि इसके बाद कोई भी डायरेक्टर अगर 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ है तो एक बार तो भी शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होगा। सर हम तो ऑलरेडी शेयर होल्डर का अप्रूवल लेके अपॉइंट करते हैं, वेरी गुड, लेकिन आर्टिकल से भी तो अपॉइंट कर सकते हैं ना हम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी तो नाम लिखते हैं ना डायरेक्टर का। तो अब हमने क्या बोला, 5 साल में एक बार तो भी शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके पहले है ना, जो 31 मार्च 2024 के पहले से डायरेक्टर है, 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो अब क्या करो आपने, अब आपकी 2024 के बाद की जो पहली मीटिंग होगी उसमें अप्रूवल ले लेना, उसमें क्या ले लेना? अप्रूवल लेते हुए चलना दोस्तों। नेक्स्ट वन, अच्छा, ये रेगुलेशन प्रोवाइड दैट फर्दर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अब देखो एग्जामिनेशन के लिए देती है ये 5 साल में एक बार अप्रूवल लेना है ना, जरूरत नहीं है। किसको? होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी इसमें ना कंपनी लॉ में प्रोविजन दी हुई है ना उसके लिए, इसलिए। दूसरा, ऐसे डायरेक्टर को जिसको अपॉइंट किसने किया? कोर्ट, ट्रिब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या ऐसा डायरेक्टर जिसको अपॉइंट किसने किया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद दी आरबीआई। तो ये सब नॉमिनी डायरेक्टर हो गए, तो नॉमिनी डायरेक्टर को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर बोला वैकेंसी टू बी फिल्ड इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, अगेन कितने दिन के अंदर? 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, 3 महीने के अंदर आपको वो वैकेंसी क्या करना है? फिलअप करना है, ठीक है ना। कितने महीने के अंदर वैकेंसी? 3 महीने के अंदर वैकेंसी फिलअप करना है। यहाँ पे भी सेम दिया दोस्तों, वैकेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ केएमपी, अगर कोई सीईओ है, एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है, तो कितने दिन के अंदर? ये लिस्टेड कंपनी की बात करी है, 3 महीने के अंदर वो वैकेंसी फिल आउट करनी है। कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर वो क्या करना है? वैकेंसी फिल आउट करते हुए चलना है, ठीक है। और उसको अगेन वैकेंसी इंटीरियम मतलब होता है ना टेम्परेरी बेसिस पे नहीं है, इसका फ्रेश अपॉइंटमेंट होना चाहिए एज पर लॉ। नेक्स्ट वन, डिस्क्लोजर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। अगर आपकी कंपनी में कोई भी डेटा ब्रीच हुआ है, डेटा चोरी हो गया है, हैक हो गया है, तो तुरंत बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, एंड ये 7th वाला बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना कि भाई साहब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये इवेंट को हमने बोल दिया है कि ये मटेरियल इवेंट है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन इवेंट को क्या बोल दिया है? मटेरियल इवेंट। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट और इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज अ मटेरियल। अगर आपने कोई भी काम किया, कोई भी ट्रांजैक्शन किया, कोई एग्रीमेंट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कितने परसेंट का? जो एग्रीमेंट है 2% ऑफ टर्नओवर, कंसोलिडेटेड टर्नओवर। कंसोलिडेटेड टर्नओवर है मेरा 100 रुपए और मैंने अभी किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया 5 रुपए का, तो क्या 5% का मैंने ट्रांजैक्शन किया है? तो ये मटेरियल है। या फिर 2% और उससे ज्यादा मटेरियल, 2% ऑफ टर्नओवर, या फिर 2% ऑफ नेटवर्थ। ये भी कौन सा नेटवर्थ लेना है? कंसोलिडेटेड नेटवर्थ। हाँ, अगर आपका नेटवर्थ नेगेटिव में है तो छोड़ देना। तीसरा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 5% ऑफ, अगर प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट है आपका 50 रुपए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से 50 रुपए, उसका 5% कितना होता है? 2.5 रुपए। तो ऐसा कोई भी आपने काम किया है तो इवेंट को मटेरियल माना जाएगा और आपको इसको डिस्क्लोज करते हुए चलना है। लेकिन हाँ, आपके ट्रांजैक्शन इसको टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है वो मटेरियल है, तो वो उसको भी मटेरियल माना जाएगा। अगर इवेंट मटेरियल है और वो इवेंट कोई बोर्ड मीटिंग में हुआ है तो उसके 30 मिनट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताते हुए, स्टॉक एक्सचेंज को बताते हुए चलना है। कितने दिन के अंदर बताते हुए चलना है? स्टॉक एक्सचेंज को बताते हुए चलना। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अगर वो इवेंट कहां हुआ है? बोर्ड मीटिंग में। इवेंट कहां हुआ है बेटा? बोर्ड मीटिंग में। तो 30 दिन के अंदर आपको बताते, 30 मिनट, आई एम सॉरी, बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर, 30 मिनट के अंदर, 30 दिन क्यों बोल रहा हूं भाई, क्या हो गया, 30 मिनट के अंदर बताना पड़ेगा। और अगर ये इवेंट जो है, ये इवेंट ओरिजिनेट, इवेंटिंग मतलब ओरिजिनेट होना विद इन दी कंपनी, कंपनी के अंदर ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बोर्ड मीटिंग में नहीं हुआ। बोर्ड मीटिंग हुआ तो उसके 30 दिन के अंदर, कंपनी के अंदर ही वो इवेंट या वो इंफॉर्मेशन आई है तो 12 घंटे के अंदर आपको बताना है। 12 आवर्स दिया हुआ है। और कंपनी के बाहर से ये काम आया है, इन द इवेंट और इंफॉर्मेशन इज नॉट इवेंटिंग फ्रॉम विद इन द लिस्टेड कंपनी। इवेंटिंग मतलब
ओरिजिनेट होना। तो ये ओरिजिनेट अगर इंफॉर्मेशन बाहर से आई है या इवेंट मटेरियल है लेकिन बाहर का है, कंपनी के अंदर नहीं हुआ कुछ, तो 24 आवर्स के अंदर बताना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट बड़ी। देन उसके बाद ये हमने देख लिया है, ये हमने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट वन बोला गया, ऑल द शेयर होल्डर, promoter group, related party, director, KMP, एम्प्लॉय ऑफ लिस्टेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, उनके साथ अगर आपने कोई काम किया है तो उसको 2 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है किसको, 2 days फ्रॉम एंटरिंग इनटू सच एग्रीमेंट स्टॉक एक्सचेंज को। ये भी क्या हो गया, रिलेटेड पार्टी, किसी शेयर होल्डर के साथ, प्रमोटर के साथ, प्रमोटर ग्रुप के साथ, रिलेटेड पार्टी के साथ, डायरेक्टर के साथ, केएमपी के साथ, एम्प्लॉय के साथ, आपके होल्डिंग के, सब्सिडरी के, इनके साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट करने के 2 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज कि ये हमारा हमने एग्रीमेंट किया है। स्पेशल राइट्स हमने पढ़ लिया है कि सारे डायरेक्टर का अप्रूवल एक बार तो भी होना चाहिए बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन वंस इन एवरी 5 ईयर। वो भी कैसा पास करना पड़ेगा, एसआर वंस इन 5 ईयर, एसआर वंस इन 5 ईयर। अच्छा, सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर न्यूली लिस्टेड कंपनी, आप अभी लिस्ट हुए तो भी आपको क्या देना पड़ता है, अपना फाइनेंशियल रिजल्ट देना पड़ता है। देखो फाइनेंशियल रिजल्ट रेगुलेशन नंबर 33 2 था, एक क्वार्टरली और दूसरा एनुअली। एक कौन सा था, क्वार्टरली रिजल्ट, और दूसरा कौन सा था, एनुअली। क्वार्टरली में क्या होता है पता है ना आपको, साल में 4 बार हमको बताना पड़ता है, और एनुअल में साल में 1 बार बताना पड़ता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट हम कितने दिन के अंदर देते हैं, 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर, और एनुअल रिजल्ट हम कितने दिन के देते हैं, 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर। लेकिन यहां पे हमने क्या बोला गया दोस्तों, आप नई कंपनी हो ना, तो आपको कितने दिन के अंदर देना है, अगर क्वार्टरली है तो 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर और 21 डेज फ्रॉम लिस्टिंग विच एवर इज लेटर। क्वार्टर खत्म हो गया, 45 दिन भी हो गए, वो 45 दिन होने के बाद लिस्ट किया है, तो क्या करोगे, लिस्टिंग से 21 दिन ले लेंगे, क्योंकि 45 दिन तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, अब हम कैसे बताएं, तो लिस्टिंग से 21 दिन। और साल भर का कितने दिन के अंदर देते हैं, 60 दिन के अंदर, तो 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर। ये 45 दिन किसके अंदर है, पहले 3 क्वार्टर। तो पहले 3 क्वार्टर में नई कंपनी है तो अपना फाइनेंशियल रिजल्ट कब डिस्क्लोज करना है, 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर और 21 डेज फ्रॉम लिस्टिंग विच एवर इज लेटर, ठीक है। और अगर एनुअल है तो 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 21 डेज फ्रॉम लिस्टिंग विच एवर इज लेटर। फिर बोला टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी ऐड कर देना है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी ऐड करना है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी। बाकी चाहे तो वॉलंटरली ऐड कर सकते हैं, टॉप 1000 को तो देना ही देना है, बाकी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ दोस्तों, एकदम आराम से, सेबी हैज नोटिफाइड द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एक मिनट, मोदी सर का फोन आ रहा है। हाँ सर, हाँ जी। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, देखो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। नेक्स्ट वन क्या बोला गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप क्या कर रहे हो, डीलिस्ट कर रहे हो, कौन सी डीलिस्ट, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग कर रहे हो, कौन से सिक्योरिटी का, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी का या नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डीलिस्ट कर रहे हो वॉलेंट्री खुद से, लेकिन कौन सी सिक्योरिटी, ये डिलिस्टिंग का नहीं है, ये डिलिस्ट कर रहे हो, कौन सी सिक्योरिटी डिलिस्ट कर रहे हो, वॉलेंट्री डिलिस्ट किसका कर रहे हो, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी का या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को डिलिस्ट कर रहे हो। उसकी प्रोसीजर दी है। प्रोसीजर क्या दी है, सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। फिर आपको अप्लाई करना है इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। अप्लाई करना है किसको, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए स्टॉक एक्सचेंज को। कितने दिन के अंदर अप्लाई करोगे, 15 दिन के अंदर अप्लाई करोगे। तो जिस दिन आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है ना, उसके 15 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करोगे। स्टॉक एक्सचेंज 15 दिन के अंदर क्या दे देगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देगा। जिस दिन इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया उसके 3 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आपको सारे होल्डर को बताना है, डेट सिक्योरिटी को बताना है कि भैया हम डीलिस्ट कर रहे हैं। और उनको जिस दिन आपने नोटिस दी ना, वो उसके 15 दिन के अंदर या तो उनसे एनओसी ले लो, एनओसी मतलब क्या, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है डिलीट कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो वो 15 दिन के अंदर क्या ले सकते हैं, ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, आपका ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। कितने दिन के अंदर, 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। या तो नो ऑब्जेक्शन ले लो, अगर नो ऑब्जेक्शन नहीं आया मतलब उनका ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन जो भी होगा वो आ सकता है 15 दिन के अंदर। अच्छा, डिलिस्टिंग फेल कब होगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं मिला,
या नॉन रिसीट ऑफ रिक्विजिट अप्रूवल, उस होल्डर ने, नॉन कन्वर्टेबल डेट होल्डर ने अप्रूवल नहीं दिया, या फिर नो ऑब्जेक्शन लेटर नहीं आया। ठीक है, अच्छा अगर ये सब कुछ हो गया, अप्रूवल मिल गया, तो उसके 5 दिन के अंदर फ्रॉम रिक्विजिट अप्रूवल 5 दिन के अंदर अंदर आप फाइनल एप्लीकेशन दोगे स्टॉक एक्सचेंज को कि भैया हमने अप्रूवल ले लिया है, ये देखो एनओसी मिल गया है, एनओसी मिल गया है। एनओसी जिस दिन आया उसके 5 दिन के अंदर हम अप्लाई करेंगे फाइनल एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज को, और 15 दिन के अंदर उसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि जा डिलिस्ट हो जा, जा क्या हो जा बेटा आपका डिलिस्ट हो जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कट कर देना, ये रेगुलेशंस को, है ना, इसको कट कर दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने पढ़ लिया है, 100 की जगह टॉप 250 कंपनीज हो चुकी है, हम पढ़ चुके हैं ये ऑलरेडी। बायबैक दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा बायबैक का अमेंडेड लेक्चर का, मैंने उसको पब्लिक कर दिया है। लास्ट मतलब 1-2 और पॉइंट है बचे हुए, बस 10 मिनट और लगेंगे। एक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक नई डेफिनेशन ऐड कर दी है, लिक्विड नेटवर्थ। लिक्विड नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, आपके पास कैश कितना है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कितना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है, ट्रेजरी बिल कितना है, या अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितनी है, आपने जो पैसा कहां पे डाला हुआ है, कैश वगैरह में डाला हुआ है पैसा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डाला हुआ है पैसा, ठीक है ना, कैश में, मनी मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, उसको बोलते हैं लिक्विड नेटवर्थ। ठीक है, एनएवी की डेफिनेशन बोल दी है कि एनएवी मतलब क्या, तो जो रेगुलेशन 48 में दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमने बोला देखो म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर, एक नई चीज ऐड हुई है। स्पॉन्सर वही बन सकता है जिसका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड हो, स्पॉन्सर वही बन सकता है जिसका क्या हो, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड हो। म्यूचुअल फंड जो चालू करता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर। म्यूचुअल फंड जो स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर। तो हु कैन बी अ स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर मीन्स अ पर्सन हु इज अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, हु इज हैविंग साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन डाल दी है। पहला, उसको पिछले 5 साल का फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, उसका नेटवर्थ पिछले 5 साल में पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा, उसका पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ, जितना भी उसका नेटवर्थ है वो भी कौन सा, लिक्विड वाला। लिक्विड वाला नेटवर्थ जो है, देखो स्पॉन्सर एएमसी में कितना पैसा डालता है, 40%। स्पॉन्सर एएमसी में कितना पैसा डालता है, 40%। स्पॉन्सर एएमसी में पैसा डाल रहा है 5 करोड़ का, तो उसका लिक्विड नेटवर्थ जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। जितना हम पैसा डाल रहे हैं कहां पे, एएमसी में, उससे ज्यादा मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए, पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ होना चाहिए। पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ इज मोर देन प्रपोज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉन्सर इन एएमसी, करेक्ट है। And in case of change in control of existing AMC due to acquisition of shares, the positive net worth of sponsor or fund tied up by the sponsor is to extent of aggregate par value of market value of shares proposed to be acquired. दूसरा देखो क्या बोला है, स्पॉन्सर का लिक्विड नेटवर्थ shall be more than the fund contribute by sponsor in AMC. सिंपल लैंग्वेज समझो, एएमसी में स्पॉन्सर एएमसी में पैसा डालता है 40%, तो वो जितना पैसा डालेगा उससे ज्यादा उसकी लिक्विड नेटवर्थ होनी चाहिए। और लिक्विड नेटवर्थ क्या होती है, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। अगर दूसरा, स्पॉन्सर अगर कोई एग्जिस्टिंग एएमसी को खरीद रहा है, तो जितने में वो खरीद रहा है ना, उसका या तो पार वैल्यू ले लो या तो मार्केट वैल्यू, विच इज हायर, मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा। तो मैं कोई एएमसी को खरीद रहा हूं, तो जितना मैंने उसको पैसा डाला, खरीदा मतलब पैसा डाला, उससे ज्यादा मेरा पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ होना चाहिए, अगर मैंने नई एएमसी बनाई है तो। फिर बोला है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, पिछले 5 साल में आप प्रॉफिट में होनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कौन सा, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट वन, नेट एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग 5 years एटलीस्ट 10 करोड़, ये एवरेज है। पिछले 5 साल में आपको 5 साल में प्रॉफिट होना चाहिए, और 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10 करोड़ रुपए। एटलीस्ट कितने करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। चलिए, और अगर ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हो, अगर ये however if the requirements specified under explanation are not fulfilled, the sponsor shall adequately capitalize the AMC and such that the net worth of AMC is not less than rupees 150 करोड़। अच्छा, ऊपर की कंडीशन फॉलो नहीं करते हो तो अब आपने ध्यान रखना है, आपका जो AMC है ना, AMC का नेटवर्थ 150 करोड़ होना चाहिए, AMC का नेटवर्थ 150 करोड़ होना चाहिए। दूसरा, एंश्योर दैट इनिशियल शेयर होल्डिंग इक्विवेलेंट टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू द एक्सटेंट नॉट लेस देन रुपीज 150 करोड़ इन लॉक्ड इन फॉर 5 years। और दूसरा,
Ensure that initial shareholding equivalent to capital contributed to the asset company. आपने जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में पैसा डाला, कितने का डाला? कम से कम 150 करोड़ का, और वो कितने का लॉक इन होगा? 5 साल का, 5 साल के लिए लॉक इन होगा। तीसरा, अब आपने अगर ऊपर की कंडीशन फॉलो नहीं करते हो तो तीसरी कंडीशन ये है कि एएमसी के अंदर के जो लोग हैं ना, उनका कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए 30 साल का। मतलब एएमसी का सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, मतलब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जो भी इसके अंदर के ऑफिसर्स हैं ना, उनका कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए 30 साल का। कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए कितने साल का? 30 साल का। ठीक है सर। फिर बोला इंश्योर दैट इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन एन एग्जिस्टिंग एएमसी, शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 150 करोड़ शैल बी लॉक्ड इन फॉर 5 years। अगर कोई एएमसी को खरीदा है, उसमें आपने 150 करोड़ तो भी डालना है कम से कम, ऊपर की कंडीशन फॉलो नहीं किया तो। ठीक है, चलिए डन 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 डन। अब द लास्ट पॉइंट है इसका, है ना, लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है, बस इतना ही बचा हुआ है। देखो दैट्स इट। क्या बोला गया है? अगर यहां पे एक नया रेगुलेशन 7C ऐड कर दिया है, और 7C क्या बोलता है कि अगर स्पॉन्सर डिसएसोसिएट होना चाहता है एएमसी के साथ, एएमसी और स्पॉन्सर का डाइवोर्स हो गया, एएमसी और किसका डाइवोर्स हो गया? स्पॉन्सर का डाइवोर्स हो गया, स्पॉन्सर वांट टू डिसएसोसिएट विद एएमसी, हो सकता है कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, अगर स्पॉन्सर गया, हमको अनाथ कर गया स्पॉन्सर, तो जो एएमसी है ना, एएमसी वो खुद स्पॉन्सर बन सकती है, वो खुद स्पॉन्सर बन सकती है, उस म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर बन सकती है। दूसरा, अगर डिसएसोसिएशन हो जाता है स्पॉन्सर का फ्रॉम एएमसी, द म्यूचुअल फंड एंड द शेयर होल्डिंग ऑफ एनी शेयर होल्डर इन द एएमसी शैल बी बिलो 10%। क्या बोला गया? अगर डिसएसोसिएशन हो गया, स्पॉन्सर छोड़ के चला गया, मनात हो गए, तो हमारे अंदर अब कोई भी एक शेयर होल्डर 10% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, एएमसी के अंदर 10% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। चौथी कंडीशन, in event of sponsor disassociate from AMC and the mutual fund, the board of director of AMC shall have at least 2/3 independent director। अब अनाथ हो गए हो, AMC अनाथ हो गई है, तो उसके लोग अच्छे होने चाहिए। अगर कौन छोड़ के गया? कौन छोड़ के गया? स्पॉन्सर छोड़ के गया ना, तो एएमसी के अंदर जो डायरेक्टर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो डायरेक्टर है, 2/3 कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। 2/3 कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। फिर इफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन स्पेसिफाइड अबव, that disassociate sponsor or any new entity may become sponsor of the mutual fund। तो अगर एएमसी ने ये कंडीशन फॉलो नहीं करी, तो अब जो स्पॉन्सर है वो एएमसी बन सकता है। करेक्ट है? ठीक है, disassociate sponsor or new entity becomes sponsor of the mutual fund subject to such condition। तो disassociate sponsor और new entity may become sponsor, फिर वो स्पॉन्सर बन सकते हैं। ठीक है सर। फिर क्या बोला गया है? Pertaining to regulation 16 pertaining disqualification from being appointed as a trustee, क्या एक नया पॉइंट इंसर्ट कर दिया है? इन कंपनी इज अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन है? कंपनी है। तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ट्रस्टी कंपनी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना। देखो म्यूचुअल फंड में हम क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के फॉर्म में होता है। ट्रस्ट है तो कौन होते हैं? ट्रस्टी। तो ट्रस्टी हमने इंडिविजुअल अपॉइंट ना करके किसको अपॉइंट किया है? कंपनी को अपॉइंट किया है। तो उस कंपनी का चेयरमैन कौन होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट वन, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, लिस्टिंग एग्रीमेंट आपको साइन करना है। अगर आप यूनिट्स को लिस्ट करवाने वाले हो, मतलब अगर आप क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड को लिस्ट करवाने वाले हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और लिस्टिंग एग्रीमेंट आपको साइन करनी पड़ेगी अगर म्यूचुअल फंड अपने यूनिट्स को लिस्ट करवाना चाहता है। दिस इज द अमेंडमेंट दोस्तों। इन डेप्थ मैंने सारे अमेंडमेंट शॉर्ट टाइम में कवर कर दिए ताकि आपका टाइम बचे। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। कोई पॉइंट अगर नहीं समझता है तो कमेंट पे आप बोल देना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। शेयर कर देना इसको। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बायबैक वाला अमेंडेड रिवीजन डाल दूंगा, वो भी आपको देख सकते हो। जय हिंद। पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, एंजॉय तो नहीं बोलूंगा, पढ़ते रहो बस। लव यू बड़ी।